बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। जैसे जैसे शाम ढल रही है, अंधेरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी ऐसे ही लग रहा है पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा रहा है। एक फैसला आया या कह रहे हैं कि खबर आई कि नवाज शरीफ साहब के नाअहली खत्म करने का तरीका जो है ना ईजाद कर लिया गया। हालांकि सबको पता था 88 दिन पहले जब ये नोटिफिकेशन आया था ना चीफ जस्टिस साहब का कि ये आएंगे तो नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाएगी, उस पर आज पहली ईंट रख दी गई है। लेकिन उस ईंट रखने के साथ ही एक खत आया जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का, जो कि हम ख्याल समझे जाते हैं उमर अता बंदयाल साहब के, जो चले गए। उनके दौर को और इनके दौर को मैच फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग, ये सारे इल्जाम लगते रहे। लेकिन आज जो खत सामने आया उसने तो अंदर का भांडा फोड़ के रख दिया कि जो कमेटी बनाई थी वो भी फारिग है। कमेटी की है जो एजाजुल एहसन साहब, तारिक मसूद साहब और काजी फायज ईसा साहब है। जस्टिस एजाजुल एहसन का तो उसमें रोल ही नहीं है। वो जो बात करते हैं वो सुनी नहीं जाती, उनको कुछ बताया जाता है और जो काज लिस्ट आती है उसमें बेंच डिफरेंट हो जाता है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ना बड़ा ज़र्फ था। मैं खुद उनके ऊपर बहुत तनकीद करता रहा हूँ, खास तौर पे जब ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चल रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की है। लेकिन मेरी जो भी तनकीद होती थी वो एक दायरे में रह के होती थी, अखलाकियात की। मैंने कभी किसी जज के बारे में इस तरह नाजेबा गुफ्तगू नहीं की जैसे हमारे कोई साफी दोस्त उनके बारे में करते रहे। जी 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 और बंदयाल और बंदयालवी और जैसे ऐसे गुफ्तगू करना जैसे वो उनका छोटा भाई हो। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उन लोगों की तनकीद भी सुनी और एक बार तो बाकायदा उनसे किसी ने पूछा भी सही कि भाई मीडिया आपके खिलाफ इतनी आप पे तनकीद करता है और आप उसके हवाले से कोई नोटिस नहीं लेते। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक ही चीज तो कुछ आजाद है और वो मीडिया है। किसी हद तक उनको कुछ बोलने की इजाजत है तो क्या मैं वो भी खत्म कर दूं? उस पर भी काजी साहब हाथ उठवा के उनके खिलाफ बयान दिलवाते हैं। जी 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 हाथ उठाए। लेकिन अब देखें कि उनका ज़र्फ था, वो तनकीद बर्दाश्त करते रहे। मैं उस वक्त भी कहता था कि ये जो बेंच बनाने का इख्तियार है ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, वो बनाते हैं। नए चीफ जस्टिस काजी साहब आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम कर लें और उसके बाद जैसे उनका दिल करेगा वो बेंचेस बनाए, कमेटी बनानी है, ये जैसे भी बनाना है बनाते रहे, इसमें कौन सा कोई इशू है। लेकिन हमारे दोस्त उस वक्त भी कहते थे नहीं जी नहीं, ये कमेटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है ये बना है तो ये इसके मुताबिक बेंचेस बनाए जाए, चीफ जस्टिस की अमरीत खत्म हो और सारा कुछ। और काजी साहब आए, इन्होंने भी यही कहा। इन्होंने कहा देखें जी मैं भी अपने जो वो है ना इख्तियारात वो मैं खुद सरेंडर करना चाहता हूँ। ये असल में थे आसिफ जरदारी साहब से बहुत ज्यादा मुतासिर। जी जी, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब भी इसी तरीके से सारे उन्हीं के पास होते। जी 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 पूरी हुकूमत पीपल्स पार्टी उन्होंने अवान सदर से चलाई थी। तो अब काजी साहब आए, इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मंजूर किया, उसको आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया और उसके तहत कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी जो है वो मुकदमात सुनेगी। लेकिन अब पिछले दिनों जब ये 5वीं और 6ठी जो हुई है इस पे कमेटी इजलास हुआ है 5वां और 6ठा, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का एक खत मंजर-ए-आम पर आया है और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने तो 3 रुकनी कमेटी की जो धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, बिल्कुल उसके परखच्चे उड़ा दिए और वो मुनाफकत, दोगलापन, वो झूठ और जो टीवी पर बैठ के कौन से बोला गया। और फिर देखें कि वो कानून जिसको पार्लियामेंट की बालादस्ती करार देते हुए उसको मंजूर किया गया, उस जो कानून को भी जूते की नोक पे रखा गया। और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपने खत में क्या कहा है जरा वो मतन आपके साथ शेयर करता हूं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत वो जो 2 रुकनी सेक्शन 2 है जिसके तहत एक 3 रुकनी कमेटी होगी जिसके चेयरमैन चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर 3 जजेस उस कमेटी के हिस्सा होंगे। तो अब देखें कि उस 3 रुकनी कमेटी ने ये सारे मुकदमात उनको देखना था, फिर उसके ऊपर बेंचेस की तश्कील का मामला हो या उसके ऊपर जो कौन कौन से जजेस उसमें शामिल होंगे, ये सारी मंजूरी उसमें दी जाती है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उस कमेटी के तहत बनने वाले जो बेंचेस हैं उसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपने खत में कहा है कि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बनने वाली कमेटी का मैं हिस्सा हूं। 7 दिसंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में 4 बजे हुआ। मैंने बतौर मेंबर कमेटी के इजलास में शिरकत की। मुतअद्दिद फोन कॉल्स के बाद मुझे कमेटी का एजेंडा 2:30 बजे फराहम किया गया। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब रजिस्ट्रार को कॉल कर, जी जी वो रजिस्ट्रार चौके उस कमेटी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुश्ताक, नहीं वो सेक्रेटरी है चीफ जस्टिस के, ये खातून है, जजीला असलम उनका नाम है।
सही सही। तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थी और इनको अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहली खातून रजिस्ट्रार है। चीफ जस्टिस याजुल हसन कहते हैं कि कमेटी के एजेंडे के 3 नुकात थे। फहरिस्त में शामिल मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना, जो उस वक्त एक फहरिस्त दी गई थी, गालबन वो काज लिस्ट ही होगी कि कौन कौन से मुकदमात हैं। फिर फहरिस्त में शामिल आईनी दरखास्तों के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक कमेटी का हुक्म, कि उसके ऊपर कमेटी का हुक्म देती है, ऑर्डर क्या पास करती है, वो उसका एक एजेंडे का हिस्सा था। तीसरा उसका यह था कि मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतल्लिक पॉलिसी का तयन। ये 3 एजेंडा आइटम्स उन्होंने अपने उस खत में वो लिखी हैं। उसके आगे जस्टिस याजुल हसन कहते हैं कि एजेंडा आइटम 1 के तहत कमेटी में फैसला किया गया था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है, इसलिए अब अपीलें जो है फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ वो 7 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैंने इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा था कि पिक एंड चूज के तासुर को ज़ैल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं सीनियरिटी की बुनियाद पर उनको बेंच का हिस्सा बना दे। मिसाल के तौर पर 7 रुकनी बेंच का उन्होंने कहा कि जो पहले 7 सीनियर 3 जजेस होंगे वो आप उसका हिस्सा बना दें, यानी कि चीफ जस्टिस साहब उसको हेड कर ले। और अगर चीफ जस्टिस साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो फिर जो सीनियर 3 जज होगा वो उसका सरबराह बन जाएगा और उसके जो बाकी आगे 6 जजेस हैं सीनियरिटी की बुनियाद पे वो उस बेंच का हिस्सा बन जाएंगे। तो कमेटी के अंदर जस्टिस याजुल हसन साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। अच्छा, चीफ जस्टिस मान गए? जी मान गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जजेस से इस हवाले से बात करेंगे और अगर कोई जज बेंच में बैठने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर अगले सीनियर जज को बेंच में शमूलियत के लिए कहा जाएगा। कोर्ट्स वाला आपको याद आया जब बेंच बना था जिसमें काजी फायज ईसा साहब आए थे पहली मरतबा, फिर उठ के चले गए थे। बेंच की तश्कील इन्होंने तस्लीम ही नहीं की थी। और देखिए इन्होंने फिर कहा कि जस्टिस याजुल हसन साहब कहते हैं कि सीरियल नंबर 3 से 6 के लिए भी यही असूल तय किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी की बुनियाद पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। अगर कोई जज बेंच में नहीं बैठना चाहता तो अगले सीनियर जज को बेंच में शामिल कर लिया जाएगा, वही असूल के सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस को, ताकि वो जो तासुर था एक कि पिक एंड चूज की गई है और इसकी वजह से हम ख्याल बेंच बनाया गया। इसके अलावा जस्टिस याजुल हसन कहते हैं कि जुमा के रोज मैंने सारा दिन इंतजार किया लेकिन दोनों बेंचेस के हवाले से मुझे किसी किस्म की मालूमात फराहम नहीं की गई। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 बार फोन पर राब्ता किया तो मुझे कहा गया कि जो फाइल है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई गई है, उस नोट के साथ जो रजिस्ट्रार की जानिब से चीफ जस्टिस के उस फाइल के साथ भेजा गया था। इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि जुमा के रोज आखिरी कॉल शाम 6:30 बजे की गई जिसके जवाब में बताया गया कि रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से जा चुकी है। अच्छा जी। और उसके आगे वो कहते हैं कि 4थे और 5वें इजलास के मीटिंग मिनट्स भी मुझे हफ्ता और जुम्मा और हफ्ता के रोज भी, यानी कि जुम्मा के रोज तो वो इंतजार करते रहे, नहीं फराहम किए गए। कॉल्स की 6:30 बजे शाम को कॉल की तो पता चला जी अब तो रजिस्ट्रार साहब अभी घर जा चुकी हैं। और आप देखें कि जो हफ्ते का रोज था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगरचे अदालतें नहीं लगती लेकिन इंतजामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट खुली होती है। जो ब्रांच ये जो दरखास्तें दायर करने का जो एक मामला है वो वहां पर दायर की जा सकती है हफ्ते के रोज भी। उस हवाले से जस्टिस याजुल हसन कहते हैं कि मुझे जुम्मे और हफ्ते को भी मैं इंतजार करता रहा और मुझे ये जो मीटिंग मिनट्स हैं ये मुझे फराहम नहीं किए गए। दोनों इजलासों के मीटिंग मिनट्स पर मैंने दस्तखत ही नहीं किए। और अभी हफ्ते के रोज हमने ये खबर दी थी कि जो 4थी और 5वीं और गालबन 6ठी जो मीटिंग है उसके मीटिंग मिनट्स जो है वो जारी हो चुके हैं और वो हमने रिपोर्ट भी किए थे। इसका मतलब ये है, और फिर वही जिक्र आगे करते हैं जस्टिस, उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी के बगैर ये जो मीटिंग मिनट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। अच्छा, मतलब वो कह नहीं था जी कंसेंट नहीं था। ये मीटिंग मिनट्स की कमेटी से बाकायदा मंजूरी नहीं ली गई। जस्टिस याजुल हसन जो 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा है इनसे मंजूरी नहीं ली गई, इनसे दस्तखत नहीं करवाए गए और इनको लाइल्म रखते हुए इनको कॉपी भी फराहम नहीं की गई और फिर इनको वो तमाम चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर डाल दी गई। तो आप बदनीयती मुलाहिजा करें चीफ जस्टिस साहब की कि वो कैसे दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते थे और फिर खुद जो है वो अपने ही बनाई हुई पॉलिसी, अपने ही मंजूर किए गए कानून को जूते की नोक पे रख के तो यहाँ पर वो सारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस याजुल हसन कहते हैं कि कमेटी के मेंबर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि वो हकायक मंजर-ए-आम पर लाऊं क्योंकि कमेटी इजलास में जिन पर बहस की गई सही दोनों स्पेशल बेंचेस की मंजूरी कमेटी से नहीं ली गई, यानी वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर बना और दूसरा जो है वो गालबन
शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाले मामले के ऊपर जो है वो तश्कील, और दूसरा बल्कि वो जुल्फकार अली भुट्टो वाले मामले, जुल्फकार भुट्टो वाले मामले पर जो ये 2 बेंचेस हैं जो जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि दोनों स्पेशल बेंचेस गौर के लिए कमेटी के सामने पेश ही नहीं किए गए, दोनों के कार्रवाई, मतलब कि ये शायद चीफ जस्टिस और उनके जो दस्ते रास्त हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, बज़ाहिर तो यही लगता है, इस खत के से तो यही तासुर मिल रहा है कि इन दोनों जजेस ने मिलकर ये बेंच तश्कील दिया, और उसके बाद आप देखें कि जो तीसरे जज थे वो चूंकि मुखालिफ सोच रखने वाले थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल के वो करीब समझे जाते थे, तो उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, कमेटी से ही इग्नोर कर दिया गया जो उस कानून के तहत बनाई गई थी। तो अब देखें कि ये सारा कुछ ये आइन और कानून का भाषण देने वाले जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं ये वो कर रहे हैं। बाकी तो हम कह देते हैं जी कि वो तो जिनको तो वो उनको ये दावे नहीं करते, दावे नहीं करते, लेकिन फिर भी ये जस्टिस मज़हर नकवी, ये बासूल जज साबित हुए हैं इन जजेस की निस्बत, जिन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने की कोशिश की, जिन्होंने जो 90 रोज में इंतखाबात वाला मामला था उसके ऊपर बड़ा दिलेराना फैसला दिया, एक बार नहीं 2 बार दिया, यकम मार्च को भी दिया, फिर आगे 4 अप्रैल को भी दिया, और कहा कि आप 14 मई को इलेक्शन करवाएं। और यहाँ आप देखें कि वो उस वक्त जो बेंचेस पर इतराज करते थे, उठकर चले जाते थे, जो कमरा अदालत के अंदर जिनको ये ड्रामा करना बहुत ज्यादा पसंद होता था, तो मीडिया की जीनत बने हमारी। इस कमेटी का फ्यूचर क्या है इस खत के बाद? देखें, ये जो कानून है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको मंजूर तो कर चुकी है, कानून जो है वो गैर मौसर तो नहीं हो सकता, अगरचे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब के अपने लिए ये एक बहुत बड़ा दाग है उनके लिए कि उन्होंने वो कानून जिसको वो पार्लियामान की बालादस्ती कहते थे और जिसको कहते थे कि ये तो पार्लियामान ने अच्छी नीयत से बनाया, जी अच्छी नीयत भी बताती है, और वो अच्छी नीयत उनकी थी या नहीं थी, लेकिन कम अज कम काजी साहब की नीयत अच्छी नहीं थी, और इन्होंने उसी कानून को जिसको इन्होंने बड़े क्या कहते हैं वो जैसे होती है ना बच्चे की और लड़के की शादी होती है ना, तो माए शुरू में लड़के की जो माँ और बहनें होती है वो दुल्हन को बड़े चाह से ब्याह के लेके आती हैं, और हमारी बड़ी प्यारी है तो हमें तो बड़ी अच्छी लगी है तो हमारे बेटे को खुश रखेगी। यहाँ पर भी यही हर वीडियो में शादी की मिसाल देना जरूरी है। नहीं, मैं वैसे इधर कह रहा हूँ वो मिसाल किसी दिन बोल देना, फिर चले आप बोल दे, मुझे क्या ऐसे फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अब 2-3 लाइनें अगर रह गई हैं वो मैं बता दूं। जैसे याजुल हसन साहब कहते हैं कि अगर ये दोनों बेंचेस कमेटी के सामने पेश किए जाते तो मैं इनसे इत्तफाक करता, इख्तलाफ करता या राय देने से इनकार करता। सही, लेकिन वो ये कहते हैं कि कमेटी में इत्तफाक के बावजूद 7 रुकनी बेंच की बजाय 6 रुकनी बेंच बनाया गया, यानी वो जो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपीलों वाला बेंच है वो 7 रुकनी पर इत्तफाक हुआ, 7 रुकनी पर इत्तफाक हुआ, और 7 रुकनी भी वो जो सीनियरिटी की बुनियाद थी, यानी कि चीफ जस्टिस साहब अच्छा जी वो कहते हैं कि मैं इसके ऊपर राय दे चुका हूँ, वो बेंच में नहीं बैठते, तो फिर सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के बाद और उसके बाद अगले 6 सीनियर 3 जजेस, उसमें किसी किस्म की कोई पिक एंड चूज की जरूरत ही नहीं थी, एक बेंच बन जाता और वो फैसला आ जाता, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बनाया गया, 6 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया जिसका कोई सिर और पैर ही नजर नहीं आता। अच्छा, आगे जस्टिस याजुल हसन साहब कहते हैं कि मुझे आज भी इल्म नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने बेंच में बैठने से इनकार किया जिसकी वजह से उनको शामिल नहीं किया गया, यानी कि वो जो पिक एंड चूज की गई है वो जस्टिस याजुल हसन उसमें आते हैं, जस्टिस मुनीब उसमें आते हैं। जस्टिस मुनीब का बहुत खतरा है ना। देखिए जस्टिस मुनीब साहब, अब मामला ये है, कौम ने भी देख लिया कितने काबिल और कितने बेहतरीन जज है। जी जी, वो अब इन्होंने वो देख लिया है, और आप देखेंगे जस्टिस मुनीब साहब तैयारी के साथ आते हैं। जस्टिस याजुल हसन साहब मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जीरक जजेस हैं ना, जो सही बारीक बीनी के साथ इन चीजों को देख के आते हैं, जो केसेस और उनकी जुजियात को भी मद्देनजर रखते हैं, उसके ऊपर भी तैयारी करके आते हैं, वो जस्टिस याजुल हसन है। इंतहाई माइन्यूट डिटेल्स भी इनको पता होती हैं, ये उसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं, और ये एक जज की ये निशानी होती है कि वो फाइल पढ़ के आया है, वो कानून पढ़ के आया है। ये नहीं होता कि आप केस की समाअत चल रही हो और केस की समाअत चल रही हो और वहां पे आपको जुर्माना किया जाता है, आपने ये क्यों कहा, ये लहजे में क्यों कहा। जी जी, अब ये देखें कि ये लाइव ट्रांसमिशन चली थी, कौम की याददाश्त मेरे ख्याल में इतनी कमजोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी भूल जाएंगे कि काजी साहब ने ट्रांसमिशन के अंदर लाइव ट्रांसमिशन में किस तरीके का उनका कंडक्ट था। और अब आप देखें कि जस्टिस याजुल हसन, बल्कि याद देखें पूरा वो जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो साथी जजेस थे उन तमाम जजेस को साइड लाइन कर दिया गया। ये नहीं है कि किसी एक को किया गया, नहीं, उनके पूरे ग्रुप को नजरों ने कहा कि इनको साइड पे ही करें। सही। और ये देखें
कि इन्होंने अपने इत्तेफाक जो करना था कमेटी के अंदर, अब ये या तो ये होता ना कि कमेटी के अंदर ये फैसला करते, जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने राय दी और मेरी राय पर अमल नहीं किया गया क्योंकि मैं अकलियत में था, ऐसी भी कोई चीज नहीं थी। अगर आपने अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला करना था तो कम अज कम उनसे मीटिंग मिनट्स तो आप साइन करवाते, बिल्कुल। आप उनको पेश करते, वो उनको देखते, उसके बाद उसके ऊपर दस्तखत करते। आपने उनसे दस्तखत लेना तक मुनासिब नहीं समझा और वो कमेटी इजलास में ये बेंचेस पेश ही नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने कमेटी से बाहर ही ये कार्रवाई डाली और ये मामला तय करके और इन्होंने इस तरीके से ये बेंचेस तश्कील दे दी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।